नमस्कार। जेपी नड्डा बिहार पहुंच गए हैं और नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। सीट शेयरिंग के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। जेपी नड्डा 2 दिन तक बिहार में रुकने वाले हैं। आज भी उनकी मीटिंग हुई, कल भी मीटिंग चलेंगी। और अब चूँकि वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उन्हें ज़्यादा बेटर आइडिया है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है कि शायद वो जानते हैं कि अब विधानसभा चुनावों की तिथि का ऐलान होने में कितना समय बाकी है, और यही वजह है कि वो इसकी तैयारी बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले दिनों बिहार के सांसदों की मीटिंग ली थी, बिहार की कार्यकारिणी की मीटिंग हाल ही में ली है, और कई दिन तक उन्होंने इस पर ड्रिल फाइनल की है, और अब पहुंच गए हैं वो बिहार में बात करने के लिए। उनके साथ नीतीश कुमार के साथ बात हो ही रही है। जो डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी बीजेपी के, वो भी उस मीटिंग में मौजूद रहे। इसके अलावा बिहार के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। देवेंद्र फडणवीस को एक बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत बिहार का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, जेडीयू नेता लल्लन सिंह, ये सब लोग इस मीटिंग में मौजूद रहे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें जो डिस्कस हुई बताई जाती हैं वो ये है कि चिराग पासवान को कैसे हैंडल किया जाए। चिराग पासवान बागी रवैया अपनाए हुए हैं और लगातार कह रहे हैं कि जेडीयू के खिलाफ 143 सीटों पर हम प्रत्याशी उतारेंगे। उनका कहना है कि अगर हम बीजेपी के साथ हैं लेकिन जेडीयू से हमारी सेटिंग नहीं है, जेडीयू से हमारा तालमेल ठीक नहीं है, तो इसलिए हम जेडीयू के सामने अपने प्रत्याशी उतारेंगे और बीजेपी के सामने अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और चिराग पासवान की नाराज़गी को एक सहमति में बदलना, उन्हें खुश करना, उनको एडजस्ट करना एनडीए के भीतर, ये भी जेपी नड्डा का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। 2 दिन के अंदर इस मीटिंग को हम ट्रैक करते रहेंगे, 2 दिन में इसमें क्या होने जा रहा है। बहरहाल अगर बिहार की बात करें तो कई खबरें आ रही हैं, और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी सीट शेयरिंग तो फाइनल कर रही है, लेकिन उनके पास कोई फेस भी है कि नहीं, या किराए के फेस से ही काम चलाते रहेंगे। उनका कहना है कि 24 साल से बीजेपी बिहार में कोई फेस तय नहीं कर पाई है सीएम पद के लिए। बात तो बिल्कुल उनकी सही है। और तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि आप नीतीश कुमार पर दाव लगा रहे हैं, और देखिए आपके पास अपना कोई फेस नहीं है। हालांकि वो जिस तरह से विपक्षी लोग दूसरे को टीज़ करने के लिए लगातार जिस तरह की बातें करते हैं, इसी तरह की बात वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात में इतना कुछ खास दम नज़र नहीं आ रहा है। सब जानते हैं कि बिहार में जेडीयू बड़ी पार्टी है और बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी है, और बीजेपी को सेकेंडरी पोजीशन पर ही इसमें गठबंधन में रहना होगा। बता दें कि बिहार में बीजेपी ने 2015 को छोड़कर पिछले 2 विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर ही चुने लड़े हैं। 2015 में नीतीश कुमार नाराज़ थे और नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के साथ चले गए थे, लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चली। 20 महीने के भीतर ही सब कुछ मामला सेट हो गया था और वापस एनडीए में ही आ गए थे नीतीश कुमार। अब तो सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार के कुछ सांसद, जेडीयू के कुछ सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बनने जा रहे हैं, और जैसे ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उन्हें उसमें स्थान दिया जाएगा। बहरहाल चिराग पासवान को लेकर मुझे लगता नहीं कि एनडीए में ज़्यादा बेचैनी है, और एनडीए मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अंत में राजी कर लेगी और इस पर सहमति बन जाएगी कि चिराग पासवान को कितनी सीटें दी जाएं। चिराग पासवान ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, इतनी सीटें उन्हें मिलेंगी नहीं, और ये बात बिल्कुल तय है। बहरहाल इसके बारे में अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों जो आज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जेपी नड्डा के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा पूरी कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में कि अपना बेस्ट दे सकें। आपको बताऊं, जेपी नड्डा जब से वो अध्यक्ष बने हैं उसके बाद एक विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में हुआ दिल्ली का, और उसमें जो है बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। जनवरी 2020 में ही जेपी नड्डा ने बीजेपी कमान संभाली थी, और उसके बाद से उनका ये दूसरा महत्वपूर्ण चुनाव आ रहा है। और इसमें भी अगर बीजेपी को अच्छी सफलता नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उन पर तो सवाल उठेंगे ही। बहरहाल
अब अगर स्थिति है, सबसे मेन उनके सामने चैलेंज ये है कि किसी तरह से रामविलास पासवान की पार्टी को एडजस्ट किया जाए और सीट शेयरिंग को फाइनल किया जाए फटाफट। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। रामविलास पासवान की पार्टी को एडजस्ट करना जेपी नड्डा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके अलावा वो ये भी चाहते हैं कि किसी तरीके से एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बने कि बीजेपी का भी सम्मान बचा रहे। जैसे कि 243 सीटें हैं बिहार की विधानसभा की, और इसमें चर्चा ये आ रही है कि 110-115 के आसपास जेडीयू लड़ेगी और 100 के आसपास बीजेपी को मिलेंगी, और बाकी जो बचेंगी 15-20 वो एनडीए के बाकी दलों को मिलेंगी। लेकिन जेपी नड्डा इस समय इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये इस बात पर राज़ी कर लिया जाए नीतीश कुमार को कि हम 50-50 कर लें, यानी कि हम समान सीट शेयरिंग पर लड़ें। आपको मैं बताऊं इसकी वजह क्या है। इसकी वजह दोस्तों ये है कि जेपी नड्डा और बीजेपी ने एक गोपनीय सर्वे कराया था पिछले दिनों, और उसमें ये जानने की कोशिश की थी कि अगर हम चुनाव अकेले लड़ लें तो क्या होगा, यानी कि हम बीजेपी अकेले चुनाव लड़े और जेडीयू के साथ गठबंधन में ना रहे तो क्या होगा। तो बताए जाते हैं कि इस सर्वे में पॉजिटिव नतीजे निकलकर सामने आए और सकारात्मक बातें आई हैं। तो इसलिए जेपी नड्डा चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा की तरह इस बार सेकेंडरी पार्टी ना बनी रहे, और वो ये भी चाहते हैं कि इसका मैसेज ये दिया जाए कि भाई बीजेपी केंद्र में 2 बार से लगातार सत्ता में है, अब देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। तो जेपी नड्डा ये मैसेज देना चाहेंगे कि आप जितनी सीटें जेडीयू ले रही है उतनी सीटें हम बीजेपी लें, यानी कि अगर 100 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है 100 पर ही जेडीयू लड़े, बाकी 43 सीटें गठबंधन के दूसरे दलों को दे दी जाएं। या अगर 110 सीटों पर जेडीयू लड़ती है तो 110 सीटों पर ही बीजेपी लड़े और बाकी सीटें 20-22 सीटें दे दी जाएं गठबंधन के साथियों को। अगर जेपी नड्डा ऐसा करने में सफल रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बहरहाल बीजेपी का जो अध्यक्ष होता है उसके लिए ये कांटों का ताज तो है ही, और उनका बहुत बड़ा उनके सामने चैलेंज है। इसके अलावा जब वो कार्यकारी अध्यक्ष थे, परमानेंट नहीं थे, कार्यकारी अध्यक्ष थे, तो उस समय झारखंड में चुनाव हुआ था और वहाँ पर बीजेपी हार गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी चुनाव हुआ था, कार्यकारी अध्यक्ष थे तब भी बीजेपी वहाँ बहुमत के साथ नहीं आ सकी। इसके अलावा हरियाणा में भी सरकार जब बनी थी बड़ी मुश्किल से बनी थी, अगर वहाँ पर चौटाला का समर्थन ना मिला होता तो वहाँ भी सरकार ना बन पाती। यानी कुछ कहने का मतलब ये है कि अब जेपी नड्डा के लिए कि भी बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है कि बिहार के चुनाव में बीजेपी अच्छी सफलता के साथ आए, और अगर अच्छी सफलता नहीं भी होती है तो बीजेपी का वो मान सम्मान बना रहे कि आप सबसे बड़ी पार्टी हैं और आपको हम कम वेटेज नहीं देते हैं, और जेडीयू के सामने बीजेपी दूसरे नंबर की या 2ym दर्जे की पार्टी बनकर ना रह जाए। बहरहाल हम नड्डा के सफ़र को ट्रैक करते रहेंगे और इस पर बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।